तथागत गौतम बुद्ध, तत्व महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, महर्षि वाल्मीकि, गुरु घासीदास, महात्मा विश्वनाथ, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के आप लोगों के लिए समानता के लिए लड़ाई लड़ी है, उन तमाम संतों महापुरुषों को आज एक महाराष्ट्र का जन्मदिन है। बहरियार साहब का जीवन को अगर हम उठाकर देखते हैं तो मैं आज कहूँ कि आज मनुवादी व्यवस्था के लोगों के सामने तो सबसे बड़ा दुश्मन है तो उनका नाम बहरियार साहब। जिस क्षेत्र में बहरियार साहब ने काम किया है वहां पर आज भी मनुवाद की जड़ तो छोड़िए, मनुवाद का कोई पेड़ छोटा सा पेड़ तक ना दे। मैं करता हूँ माने बहरियार साहब को मैं नमन करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, साहू जी महाराज, महात्मा यंगाली जी, या ऐसे वो सब लोग जिन्होंने इस सदी में पैदा होकर के आपकी समता समानता के लिए लड़ाई लड़ी। या मैं ये कहूँ कि आपको जो छूटपन 50 सालों से दिया गया था उसके लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे प्रत्येक महापुरुषों में क्रांतिकारी शुरू करता हूँ, जय भीम करता हूँ, नमन। अब मैं नमन करता हूँ उस महान व्यक्ति को, उस महान हस्ती को, विश्व रत्न को, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने मुझ जैसे ज्ञानी को ज्ञान दिया, यहाँ बोलने का अधिकार दिया, ये अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया और यहाँ पर अच्छे से मंच पर बैठने का अधिकार दिया। मैं नमन करता हूँ उस व्यक्ति को जिन्होंने देश की महिलाओं को उधारने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। मैं नमन करता हूँ उस व्यक्ति को जिन्होंने देश को भारतीय संविधान दिया और ये बताया कि इस देश में, भारत देश में एक अछूत इतना मजबूत हो सकता है कि भारत देश की व्यवस्था ही नहीं, अगर वो चाहे तो इसकी व्यवस्था। मेरा नमन है उस महापुरुष को, कहा चलो लोग खड़े हो जाओ, अब तुम्हारा राज करने का समय आ गया, तुम्हारा राज करने का समय आ गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मिस्टर गांधी 20वीं सदी तुम्हारी तो 21वीं हमारी है, उठो राज करो। उस महापुरुष को क्रांतिकारी शुरू करता हूँ जिन्हें अपना जीवन साथियों में नमन करता हूं देश की जनता को, तो जो भारत के संविधान में विश्वास रखती है, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा में विश्वास रखती है, जो समता समानता की बात करती है, बस भारत की प्रत्येक जनता को नमन करता हूं। अब साथियों में चेतावनी भी देता हूं उन लोगों को जो बार बार संविधान की आस्था से इग्नोर करते हैं, बार बार संविधान को तार-तार करने का काम करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, बार बार ये कहते हैं हम यहाँ से रिजर्वेशन छीन लेंगे, तो चेतावनी देता हूँ। कहता हूँ चेतावनी, जितनी ताकत है तुम लगाओ, सत्ता तुम्हारी है, अधिकार तुम्हारे हैं, सरकार तुम्हारी है और हथियार भी तुम्हारे हैं, जितनी ताकत लगाओ, बीमार भी खड़ी तुम्हारे सामने। साथियों, समय का चक्र घूम रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद मैं तो उनके जाने से पहले मूवमेंट की शिक्षा की ओर तक इतनी तेजी पर था कि मुझे बताने का नहीं पूरा देश जानता है कि मान्यवर कांशीराम साहब की संस्थान को छोड़ने से पहले मूवमेंट लगातार आगे की ओर बढ़ रहा था। यहाँ यूपी में मजबूत थे, कुछ पंजाब में मजबूत थे, कुछ जम्मू में मजबूत थे, कुछ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में मजबूत थे, कुछ हरियाणा राजस्थान में मजबूत थे, कुछ केरल कर्नाटक में भी मजबूत थे। हम पूरे देश में थोड़े थोड़े लेकिन कांशीराम साहब के बीमार होने के बाद लगातार मूवमेंट बैक होता जा रहा है। ये सब के लिए दुख का विषय है। इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस सत्ता पर हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए था, हम लगातार पीछे की ओर जा रहे हैं, क्यों हो रहा है। इस समाज की आवाम सोई हुई होती है, जिस कौम की जनता सोई हुई होती है, उनका यही हाल है। थोड़ा सा कड़वे लोग हैं, यहाँ रहते हैं, जुबान में हरियाणा शब्द आते हैं तो बैतूल की भाषा ज्यादा आती है। पूर्वांचल के लोग
मीठी बहुत बुरी है। हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लगे, लेकिन जो सच है वो कहूंगा। अब से 2 साल पहले हम वो लोग हैं सबके सब कि जिन लोगों के महापुरुषों ने 5000 साल का प्रयास करके आपको एक संविधान, भारतीय संविधान नाम का जीवन मुक्ति देने का काम किया हो, हम वो लोग हैं। अब से 2 साल पहले दिल्ली में सब संविधान को मुझे लगता है ताली बजाने का वैसा नहीं, ये सब लोगों को लगता है और ये सत्य है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने के लिए आपकी ना जाने कितनी पीढ़ियां कुर्बान हुई, जब जाकर 5000 साल के बाद हम मनुस्मृति को जला पाए। लेकिन ये कौन जिसके हम हैं, जिसे चीख चीख कर बाबा साहब जी को हम कहते हैं, पेरियार साहब जी को हम कहते हैं, ये तथागत बुद्ध के मानने वाले कहते हैं, ये लोग शर्मानी चाहिए देश के उन नेताओं को जिनको हम अपना मत दे करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, विधानसभा और राज्यसभा में। शर्मानी चाहिए, उससे ज्यादा शर्मानी चाहिए जनता को जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, तो ये नहीं सोच रही कि मेरा भविष्य किधर जा रहा है। ये युवा को सोचना पड़ेगा कि अगर देश में संविधान न रहा तो इस देश में तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी, इस देश में महिलाओं को सम्मान नहीं रहेगा, इस देश में जिनको शूद्र कहा जाता है, शब्दों से जिन्हें शूद्र कहा गया है, उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर आज बिना सोचा तो समझ लीजिए जो गुलामी की जंजीरें अब से 100, 200, 300 साल पहले हम लोगों से हमारे पूर्वजों के गले में थी, तो गुलामी की जंजीरें हम लोगों के गले में अब क्योंकि हम जैसे लोग तो जागृत हो चुके हैं, आप भी जागृत हो चुके हैं, तो गुलामी की जंजीरें अपने गले में तो नहीं डालेंगे, करेंगे, लड़ेंगे। अगर आज ना जागे तो नकारिए उन नेताओं को, देश के प्रत्येक नेता को जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, नकारिए उन नेताओं को जो संविधान के बल पर चुनकर जाते हैं, आरक्षण के बल पर चुनकर जाते हैं और संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। नकार इस प्रत्येक व्यक्ति को जो बहुजन मूवमेंट में हिस्सेदारी अदा नहीं कर सकता, नकार देते। सन 2015 में भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमने मिलकर फैसला किया कुछ काम करते हैं, पूरे देश में अलग अलग मूवमेंट चल रहे हैं, हम लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं। बीजेपी की सत्ता आई थी, लगातार शोषण की प्रक्रिया बढ़ती रही। उससे पहले रोहित वेमुला मरा, नजीब मरा, जुनैद मरा, ना जाने कितने साथियों के हत्याएं हुई। तो हम लोगों ने फ्री मार्केट नामक एक पौधे का जन्म किया और काम करते चले गए। ये नहीं सोचा कि मौत आएगी या नहीं आएगी, मौत को भी धोखा देकर आगे क्यों बढ़ गए। जब मौत को धोखा दिया तो पता लगा इस देश में अब चंद्रशेखर आजाद और प्रणब रतन के नाम पे इतने लोग हैं कि यहाँ की सरकार तो सरकार अगर एक देश की फौज को भी यहाँ बुला ले तो इन लोगों को कवर नहीं कर पाएगी। से फोन जाने लगे, जब फरारी बता पीके सागर का फोन गया, एक साथ और से मरे जो उनका फोन गया, कमलेश का फोन गया कि भैया पूर्वांचल में काम करना नहीं जानते, पूर्वांचल कितना बड़ा है, छोटे क्षेत्र। पता लगा कि भीम आर्मी का शब्द मजबूत है तो उस क्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल है। भीम आर्मी का शब्द ज्यादा मजबूत है, वो क्रांतिकारियों की भूमि से सबसे ज्यादा मजबूत पूर्वांचल आने का मौका मिला। गाजीपुर आए, बस्ती आए तो लगा पूर्वांचल एक ऐसी धरती है यहाँ के लोग अगर एक बार खड़े हो गए खड़े कहीं कोई घटना घट जाए, कभी पूर्वांचल के लिए फोन नहीं करना पड़ता, कभी विनय सागर जी फोन नहीं करते, कभी कमलेश सदन फोन नहीं करते, सिर्फ सूचना देते कि भैया घटना घटी थी, जाकर के हमारे कलेक्टर को भेज दिया है, 2 घंटे में घटना निकला अभी आओ, ये सूचना पर सिर्फ मैं जरूर करता हूँ क्रांतिकारी साथियों को जो कभी परेशान नहीं करते और भीम आर्मी का डंडा और डंडा पूर्वांचल में मजबूत किए। अभी बात आती है छोटे भाई निखिल राव की, सोच रहा था कि उनके जिले में जाऊं, उनके जिले में जाकर के बताऊं प्रशासन को कि निखिल राव कितनी बड़ी तोप है उत्तर प्रदेश का भारत के अंदर। जो भीम आर्मी का स्वभाव है कि जब अन्याय होगा तो भीम आर्मी खड़ी होगी, पीछे नहीं हटेगी, पीछे उसको कोई हटा सकता तो उसका नाम मौत। वही निखिल राव ने किया, बलात्कार हुआ, कहा भैया ऐसी बात है, हमने कहा क्या करोगे, भैया लड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है, लगा जेल चले जाओगे,
लाठीचार्ज होगी, गोली भी चल सकती है, ये लोग देखा जाएगा। लेकिन राव नाम के व्यक्ति ने अपना आंदोलन कर दिया और उसके 26 से 30 लोग आज जेल में पड़े, 500 लोग। ऐसा कहीं होता है कि आप एक जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं और जेल में भेज दिया जाए? नहीं होता। लेकिन भारत में हो रहा है, क्योंकि यहाँ मनुस्मृति आधारित सरकार स्थापित है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर शूद्र की बेटी के साथ बलात्कार को स्वर्ण कर देगा तो उसका कुछ नहीं होगा। वही न्याय भारत के अंदर, यूपी के अंदर चल पड़ा है। अब हम लोगों को सोचना है कि हम लोग किस दिशा में चले, हम लोग उस दिशा में चले जिस दिशा में यहाँ ऐसे हम जिंदा ना रहे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें बदली रहेगी, ये हमारे हमारे लिए ये हमें हमने विपरीत दिशा का रास्ता पकड़ा हुआ है। जब जब कहीं कुछ गलत होता है आवाज उठाते हैं। अभी सरकार ने निजीकरण करने की पूरी छोड़ने की पूरी, अभी सरकार रेलवे को निजीकरण में लेकर के जा रही है। देश की सबसे बड़ी व्यवस्था जहां पर शोषित लोगों को सबसे छोटी मोटी नौकरियां मिल जाती है, उस व्यवस्था को निजीकरण की ओर लेकर जा रही है और तमाम चीजें निजीकरण में ले गई। अभी 24 तारीख को घोषणा की है कि अपने ज्ञापन के माध्यम से, पार्टी और संगठन के ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रपति को ये बताएंगे कि ये जो देश विकने की नीति आपकी है इसे छोड़ दीजिए। अगर बीमार भी लोगों ने ठान लेंगे सड़कों पर आना है तो देश की कोई व्यवस्था चलने नहीं देगी। तैयार रहिएगा अपने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, तो ये ज्ञापन देना। साथ में धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है। सोचिएगा, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है। एक SC/ST एक्ट का मामला है, याद है सबको? याद है 13 लोग शहीद हुए थे, वो याद है? वो कहाँ थे ये भी याद है? बताइए कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के नेताओं को ये कहा कि SC/ST एक्ट में जो 13 लोग शहीद हुए थे उनके घर की व्यवस्था कैसी? बताइए। एक व्यक्ति नहीं निकलेगा। कारण समझिए क्या है कि सिर्फ हम अपने घर की दाल रोटी चलाना चाहते हैं। हमारा भाई किसी आंदोलन में शहीद हुआ है उसके हमारे गया मध्य प्रदेश, देखा ग्वालियर में लोगों के घर किसी के 4-4 बच्चियां हैं, किसी के 3-3 बच्चे हैं, खाने तक की व्यवस्था नहीं। तो ये दिमाग की मसले कहां से क्या किया जाए, कैसे की व्यवस्था की जाए। फिर खोलबीन की तो पता लगा बिहार के दलित नेता 5,000 करोड़ के मालिक है, यूपी के दलित नेता 10,000 करोड़ के मालिक है, महाराष्ट्र के दलित नेता 3,000 करोड़ के मालिक है, और इस देश के बहुजन नेता सबसे अमीर व्यक्ति की नेता का नाम आता है तो इस देश के बहुजन नेताओं का नाम आता है। उनके पास इतनी बचत होता है, लेकिन उन 13 बच्चों के लिए किसी के घर में इतने पैसे नहीं थे कि 13 बच्चों को 1 लाख रुपए दे दी जाए, क्योंकि कम से कम उनके घर का खर्चा 6 महीने का राशन भी करना पूरे देश में से दर्द नहीं होगा। जिसका घर उठ गया हो, जिसके घर में कुछ न रहा हो और उसके समाज के नेता उस समाज के पूंजीपति लोगों को पूछना भी ना चाहते, दर्द नहीं होना चाहिए। ये दर्द पैदा किया बीमारी ने। आज स्थिति वो है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है तो महाराष्ट्र के लोग सबसे पहले सड़कों निकल कर हो जाते हैं और कहते हैं नहीं उत्तर प्रदेश में बाबा साहब घुमाने वाला व्यक्ति मिला। आज बिहार में कोई घटना घटती है तो पंजाब के लोग सबसे पहले खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं गलत होगा बाबा साहब के न्याय के साथ, तो सरकार सोच रही है करें क्या कि अगर पूर्वांचल में घटना होगी तो ये लोग सहारनपुर बंद कर देते हैं, उत्तराखंड बंद कर देते हैं, हिमाचल बंद कर देते हैं। इन लोगों का इलाज क्या? 1 से 1.5 लाख रुपए की बीमारी के लोगों को सरकार ने लगा खूब लगा दिए। आज भी प्रतिदिन के हिसाब से मुकदमे लग रहे हैं, पुराने केस लौटा कर मुकदमे सरकार लगा रही है। 100-700 का जो क्या मतलब जैसे खीर हो गई है, खीर जब सुबह शाम रोटी खाते हैं इस तरीके से लगा देते हैं। ये कार्यक्रम प्रशासन को पता लगा 5-7 लोगों में मिलेंगे तो समझ आ गया, राजनीति करना तो समझ आ गया कि सत्ता में बड़ी ताकत है। अगर सत्ता में तुम लोग आ जाते हो तो आज तो तुम्हारे जूते में दम है, आज तो बीमारी के लोगों के जूते में दम है कि जिसके ऊपर जूता मारते हैं उस अपना काम करा, लेकिन अगर सत्ता में आता ही तुम्हारे कलम में ताकत है। जहां तुम्हारे कलम में ताकत आई तो इस देश की सत्ता को छीनने से तुम्हें कोई नहीं, एक पार्टी का भी गठन
पार्टी का गठन कर दिया है, महिला विंग का गठन कर दिया है, स्टूडेंट विंग का गठन कर दिया है, मजदूर विंग का गठन कर दिया है, किसान विंग का गठन कर दिया है। और मैं पूरे दावे से पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि अगले 10 साल के अंदर जो अभी सूरज बोल ने कहा कि 10 साल के अंदर प्रधान से प्रधानमंत्री की ओर जाएंगे, अगले 10 साल के अंदर ये भीम आर्मी के लोग बस्ती जिले में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं नक्सलियों को, तुम्हारा चाहे कितना बड़ा कैडर हो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी राजनीतिक सत्ता हो, तुम्हारे पास हथियारों से जितने बड़े जमीने हो, लेकिन भीम आर्मी के लोग अगले 10 साल में तुम्हें इस देश से नस्ल नाबूद करके दिखाएंगे, तुम्हें बताएंगे इस देश के मूल निवासी हम हैं और इस देश का डीएनए का पीछे खराब है, तो तुम लोगों को ये बताना। साथी ने कि हमारा एक साथी एक्सीडेंट में चला गया, हमारे बीच नहीं रहा, तो हमारे साथी कह रहे थे साहब घर में दिला सकते हैं, समय का अभाव होने के कारण मैंने मना किया भैया घर में नहीं रहा। ये मैंने यही नहीं कहा, मेरे खुद के परिवार में जब कोई हत्या या कोई मौत हो जाती है और मैं कहीं दूर में शादी में नहीं जाता, हमारे नित्य टीम के लोग सब ऐसे ही हैं। एक बार की घटना याद आई, एक मीटिंग की घर से 50 किलोमीटर दूर, मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, शेखर भाई ने कहा शेखर जी आप मीटिंग में चले जाइए, हमने कहा भैया मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हम लोग चलिए ठीक है। मैं अपनी पत्नी को लेकर निकलता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी के ताऊ जी जो है एक्सपायर हो गए, सुन की बात है 2000 लगेगा, मुझे फोन करते भैया ऐसा हो गया क्या करें, मीटिंग में भी जाना जरूरी है, ताऊ जी हमने उनको कहा भैया ठीक है हम वापस आ जाते हैं, उनका जवाब लिखा देखिए जो आदमी जिंदा है उसको बचा लीजिए, लेकिन जो मर गया है वो मर ही गया है, ठीक ताऊ जी अंत्येष्टि में परिवार के लोग चले जाएंगे, 3 दिन बाद हम आएंगे। तो समझिए ऐसे लोग जिनको यहाँ की शासन सत्ता दिखा ना पाई हो, जिनको यहाँ की शासन सत्ता खरीद ना पाई हो, वो लोगों को तुम लोगों का सही साथ मिल गया तो सोचिए देश में कितनी आज हम लोगों को क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। अब ये बात चलेगी धीरे जाने के बाद यहाँ से कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक आदमी आया था, तुम सब लोग उसके पीछे चल दिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई बिहार से आ जाएगा तो यार बिहार का आदमी आएगा तो उसके पीछे चल दिए, महाराष्ट्र से बनेगा महाराष्ट्र का आदमी आएगा तो उसके पीछे चल दिए। ये बात चलेगी आवाज, क्योंकि ये देश जातियों में तोड़ा गया है, ये देश गोत्रों में तोड़ा गया है, ये देश धर्मों में तोड़ा गया है, ये देश भाषा के आधार पर तोड़ा गया है, ये देश भौगोलिक आधार पर तोड़ा गया है, ये देश रंग के आधार पर तोड़ा गया है। समझिए इस देश को कितने आधार पर मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने तोड़ा। अब आपको एक बात याद रखनी है, बाबा साहब का मानने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, वो आपका भाई आपका दोस्त आपका रिश्तेदार है, कहीं का भी हो, जिस दिन आपके मन में भावना पैदा हुई इस देश से जो लोगों का शोषण होता है ना, उन शोषण करने वालों को सोचना होगा। कर रही है बीमार में धीरे धीरे में था। अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में फंसे हुए, बहुत सारे लोग तमिलनाडु में फंसे हुए, बहुत सारे लोग आंध्र में फंसे हुए। वो लोग कहाँ के थे? वो मोस्टली पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के लोग, मोस्टली पूरे देश के लगातार हो रहा है। सब लोगों की जितनी मदद करा सकते थे, खाने की मदद कराई, हम लोगों ने मैसेज टाइप किया, मैसेज डाल दिया, हमें नहीं पता मदद कर सकते। जिस जिले से बोला जिला 10 का नंबर दिया, उन लोगों ने खाने की व्यवस्था की, जहाज चलते खाने लोगों को खाना दिया। उसके बाद हमारा दूसरे लोगों ने देखा कि तो बीमार भी लोग बहुत तेजी से आगे की ओर जा रहे हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 5000 पैकेट बनवाए और खाना खिलवाया, और उन 5000 पैकेट वाले न्यूज चैनल ने 1.5 घंटे लाइव टेलीकास्ट किया। देखिए आरएसएस के लोग आपके लोग देखिए क्या होगा, सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपके पास नहीं। आप इतना करेंगे, इतना काम करेंगे, तब लोगों को पता लगेगा कि आपने इतना किया। आपका फर्ज बनता है, बाबा साहब के लिए फर्ज बनता है कि आपको अभी सही से सोने का अधिकार नहीं है, सही से खाने का अधिकार नहीं है। अगर बाबा साहब को आपने पढ़ा है, माननीय कांशीराम साहब को पढ़ा है,
बैरियर साहब को पढ़ा है, तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ा है, गुरु रविदास को पढ़ा है, तो आपको लेकर सोने खाने का अधिकार नहीं है। हाथों से स्कूल कौम के यूथ को जो छूट रही है उसे सोने खाने का अधिकार नहीं है। यहाँ के मुद्दों पर बात कीजिए, बस्ती में क्या परेशानी उस पर बात कीजिए, देश में क्या परेशानी उस पर बात कीजिए। बाबा साहब के मानने वाले व्यक्ति को क्षेत्रीय राजनीति में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाबा साहब के मानने वाले व्यक्ति को नेशनल राजनीति को रखकर होना चाहिए। नेशनल राजनीति देख करके जब क्षेत्र की परिवर्तन तय करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे, उनको बताइए, हिसाब मांगिए, 5 साल का हिसाब मांगिए, पूछिए क्षेत्र में क्या हुआ है, पूछिए लोग बलात्कार हुआ था उसमें आप कितनी बार खड़े हुए हैं, पूछिए हत्या हुई उसमें आप कितनी बार खड़े हुए हैं। जवाब ना दे कह दीजिएगा बीमार के लोग झूठ कर रहे हैं, वो भेड़ से करेगा। एक बात और जान लीजिए, बीमार भी किसी विशेष जाति का संगठन नहीं है। बीमार भी संगठन है बहुजनों का, जो मान्यवर काशीराम साहब ने दिए हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने दिए हैं। मैं भी ये नहीं चाहता कि किसी जिले, किसी गांव, किसी प्रदेश के अंदर, किसी विधानसभा, किसी ब्लॉक के अंदर सिर्फ ये आदमी जाति के नाम का संगठन कराया जाए। सभी लोगों का समावेश कीजिए, ओबीसी को समझाइए, मुस्लिम आपके साथ खड़ा है, शेड्यूल कास्ट के जाति को समझाइए, तो मूवमेंट बताइए और अपने साथ बनाइए। कीजिए थोड़ी सी मेहनत। अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम से सब कुछ हो जाएगा, तो आपकी नहीं, चंद्रशेखर आजाद को हिस्से का काम करना है। अब आप लोगों को हिस्से का काम करना है। आपके हिस्से का काम क्या है? इस देश में 2 संस्थाएं हैं जो रातों रात नेता भी बना सकती है, रातों रात देश को भी कर सकती है, रातों रात किसी भी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर सकती है। पहली आरएसएस और दूसरी बीमार, 2 संस्थाएं। अब आपको चुनना है, इसमें से आपको समानता की ओर कौन सी संस्था ले जा रही है, मनु की व्यवस्था की ओर कौन सी संस्था ले जा रही है, ये चुनना है। यही लोगों को बताना है और कुछ नहीं करना। सबको लाकर मूवमेंट से जोड़ना है और देश में जनता को करना है। अगर देश की शासन व्यवस्था में स्थापित होना चाहते हैं तो 4 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहला जनबल की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है, जनबल की जरूरत। दूसरा बुद्धिबल की जरूरत पड़ती है। जो लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, निरंतर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा धनबल की जरूरत पड़ती है और चौथा बाहुबल की जरूरत पड़ती है। भीम आर्मी के पास शायद धनबल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भीम आर्मी के पास कुछ चीजें हैं। भीम आर्मी के पास सबसे पहले तो जनबल इतना है जिससे पूरे देश का मनोवादी व्यवस्था जो लोग करते हैं, आपके अपने लोग करते हैं, इतना आपके पास जनबल है। दूसरा भीम आर्मी के पास बुद्धि वाले सूरज बहुत जैसे लोग हैं, भाई साहब जैसे लोग हैं, कमले सरकार जैसे लोग, बिना सागर जैसे लोग, जो बुद्धिमान है, देश की व्यवस्था चलाओ। जरूरत किस चीज की बढ़ रही है? जिनके पास जनबल है, जिनके पास बुद्धि बल, उनके पास बाहुबल अपने आप भाग कर आ जाता है। और रही धनबल की बात, जिस दिन जरूरत पड़ेगी, जिस कौम को कह जाएगा सब लोग 5 रुपए डोनेट कर दीजिए बीमार के नाम पर, तो और बड़ा कर। बस एक चीज ध्यान रखिए, आज बस्ती आया हो तो बस्ती से रिजल्ट निकलना चाहिए। आपकी इस देश की राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए, आपका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। अब लड़ाई जो है भीख मांगने की नहीं रही है, लड़ाई जो है किसी को देने की भी नहीं रही है। अब लड़ाई इस देश में अगर रह गई है तो लड़ाई छीन गई है, अब इन लोगों से छीनना पड़ेगा। आरएसएस ने, बीजेपी ने आज देश को कितना पीछे पहुंचा दिया है। देश की जीडीपी -23-29 माइनस में चली जाती है। कारण समझ कारण चली गई, कोई बात नहीं, कारण हो सकता है कि सन 2024 में ये कहें देशभक्ति के नाम पर, भारत माता की जय के नाम पर, राम के नाम पर, कि देश का दिवालिया निकल चुका है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है और अगले 10 साल देश में चुनाव नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ क्या होगा जानते हैं? अभी तो 10 साल पूरे नहीं हुए। 10 साल में इन्होंने पूरे संविधान का
नुकसान कर दिया, पूरे देश को प्राइवेट कर दिया। सोचिए अगर इन्होंने ऐसा किया और 10 साल की ये रह गए तो आप लोगों के तन के कपड़े लड़िए, तैयार होइए, पढ़िए, डेली न्यूज देखिए, ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और उसके विपरीत दिशा में चलने का काम है। बस इतना काम है। हमारी जनसंख्या इतनी है कि अगर हम जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर दें तो पूरे देश के जितने सरकारी दफ्तर है, ये छोड़िए जितने सरकारी दफ्तर है वो सारे फुल हो जाएंगे, लेकिन हमें जेलों में बंद नहीं कर सकते इतने सारे लोग। अब हमें चलना है, अगर संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, घर की बहन बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश को समानता की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो सबको साथ मिलकर के खड़ा होना पड़ेगा और उन लोगों का साथ देना पड़ेगा जो पूरी ईमानदारी से आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा। मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बुराई, नहीं करूँगा आरएसएस की बुराई, क्योंकि वो लोग अपनी विचारधारा के अनुसार पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। सोचना ये है कि हम लोग अपनी विचारधारा के अनुसार कितनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ये सब लोगों को सोचना है। कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ सवाल रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इतनी सारी पार्टियां हैं, भीम आर्मी में पार्टी तो करेगी, ये सवाल मुझे क्षेत्र में सवाल पूछ लीजिएगा। सन 2007 में हमारी सरकार थी, बिहार में हमारा नेता जो है मनुवादियों की गुलामी कर रहा है, पंजाब महाराष्ट्र के हमारे नेता कोई मनुवादियों के चरणों में पड़े हुए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। जब सब जगह हमारी स्थिति लगातार बैक हो रही है तो हम क्यों राजनीति की ओर अग्रसर नहीं हो। दूसरा सवाल करिएगा कि पिछले 10 साल से इस बहुजन समाज के कितने यूथ को लीडरशिप दी गई है, ना जाने कितने स्टूडेंट लीडरशिप से निकल करके भरपूर शिक्षा लेकर के लगातार धक्के खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ना जाने कितने। पिछले 10 साल से यूथ को लीडरशिप क्यों नहीं दी गई? क्या ये यूथ लीडरशिप करने के लायक है? सवाल पूछिएगा। ये बात जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने परिवार को कुछ नहीं दिया, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी सत्ता का 1% हिस्सा या 0.1% हिस्सा भी अपने परिवार के लिए नहीं छोड़ा, तो फिर आज समाज में बहुजन पार्टियों में क्यों वंशवाद की नीति लागू हुई है, क्यों पितृसत्ता की प्रणाली लागू कर रही है? ये सवाल, ये सवाल पूछेंगे, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। मैं बता दूं आपको, बहुजन आंदोलन हमेशा भूखे पेट के लोगों ने चलाया है, जिनके कपड़े फटे हुए उन लोगों ने चलाया है, और साथियों आगे भी आंदोलन को वही लोग चलाएंगे जिनके लोग किया वही लोग। अगर ये कोई कहे कि अब मेरा प्रतिनिधित्व संसद विधानसभा में बैठकर मिश्रा दोबे चुपे करेंगे, या कोई ये कहे कि एनसीपी से लड़का पैदा होगा वो बहुजन आंदोलन को अपने हाथ में लेकर चलाएगा, तो भीम आर्मी का बहुजन आंदोलन वो चलाएगा जो बहुजनों के अंदर से इनके लिए लड़ करके, इनके लिए आंदोलन करके खड़ा हो, वो बहुजन आंदोलन चलाएगा। राजनीति भी वही व्यक्ति करेगा जो आंदोलनों से निकलेगा, कि बहुजन समाज की पीड़ा जानेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को पूरा करना जानेगा, वही अब और ये भी मैं बता दूं कि आज देश में 22 राज्यों में भीम आर्मी का अपना वजूद है। 22 राज्यों में अगर हम चाहें तो 22 राज्यों के आधे इससे बंद करा सकते हैं। 22 राज्य बंद करा सकते हैं अगर चाहें। उनके मुख्य मार्ग जितने हैं, आवागमन की जितनी प्रक्रिया है, 22 राज्यों में बंद करा सकते हैं। मैंने खुद 22 राज्यों में जाकर टीमों का गठन किया। ये ताकत बड़ी है सब आप लोगों को। ये किसी पूंजीपति पैसे वाले की ताकत नहीं थी, ना किसी ऐसी प्रोग्राम बैठे ये ताकत अगर किसी दे दो तो आप लोग बाबा साहब बैठे मानव का काम था मैं और आप लोग इसमें अगर क्योंकि ये ताकत बन रही है तो इस ताकत को और बढ़ जाएगा। मैं थोड़ी अर्थव्यवस्था की बात अगर देश की करूं, जहां अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है तो सोचिए अर्थव्यवस्था देश की किसकी बिगड़ी है। अगर आप सोचते हैं देश के पूंजी
पूंजीपति की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, अडानी अंबानी की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, देश के नेताओं की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। बेवकूफी है, बेवकूफ है हम। अर्थव्यवस्था बिगड़ी है यहाँ के मजदूर की, यहाँ के किसान की, यहाँ के किराने की दुकान वाले की, यहाँ के आप जैसे लोगों की, छोटे छोटे उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी। और ये सब काम लोग कौन कर रहे हैं? 85% के काम जो है आपके समाज के गवर्नमेंट। अडानी अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% तो अब सीधा सीधा दौर है ये बीमारी का दौर है, ये 15-85 का दौर है। अब इस दौर में सब लोग शामिल हो जाइए, जाकर के बताइए देश में नई क्रांति आने वाली है। देश में नई क्रांति आने वाली है। जो जवाब गोली से मांगेगा तो संविधान से देंगे, जो जवाब गोली से मांगेगा तो गोली से। पार्टी का राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया गया है आपके लिए, जिस साथी को राजनीति करनी हो खुला मंच है, खुला मंच है बिल्कुल। बहुजन समाज में नाम कमाए, बहुजन समाज के लिए काम करे और आकर के भैया राजनीति करनी है, आए राजनीति का खुला मंच है। यहाँ किसी के वंश के आधार पर राजनीति नहीं होगी, किसी के धन के आधार पर राजनीति नहीं होगी। अगर कोई ये समझता है कि कोई धनवान या कोई पूंजीपति आकर के राजनीति कर देगा, अगर कोई ये समझता है इसका बड़ा लंबा बैकग्राउंड राजनीति का, वो राजनीति कर देगा, तो ऐसा बीमार पे उड़े मिलेगी ना, पार्टी को कर देगी। ये खुला मंच है, आप लोगों को ताकत होनी चाहिए राजनीति करने की, आप लोगों को ताकत होनी चाहिए नेशनल लीडर बनने की। हम बनाने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को खुला मंच लगा दिया। राजनीति होगी लेकिन वोटों से, सत्ता मिलेगी वोटों से। जब तक आपके पास वोट नहीं होंगे, लोकतंत्र आपका मजबूत नहीं होगा, सत्ता नहीं मिलेगा। ये नकारे बजा सत्ता मिलेगा। वोट कैसे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। हमारा मत प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल। देश में 29 से 23 के बीच में सत्ता आ जाती है। इनको 29% वोट से लेकर 33% वोट तक मिल जाता है, उनके पास सत्ता है। अब आप आंकड़े इस देश में कितना सुधार, कितना मुस्लिम है, कितना बैकवर्ड है, कितना हुआ, जितने आप लोग हैं उसका 40-45% भी अगर आपकी तरफ झुकाव हो जाए तो देश में सत्ता किसकी होगी? डॉक्टर बाबा साहब के नाम। यानी कि हम लोगों के टुकड़े हैं, तो यहाँ जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, कुछ नहीं करता। शाम को 1 घंटा लगाना है, शाम को 1 घंटा लगा करके गलियों में जाना है, मोहल्लों में जाना है, गांव से बगल के गांव में जाना है और बताना है बीमारी के देश में ऊपर क्या मत मांगेगा, वो कितना बड़ी बीमारी कर क्या इसके लिए क्या करेगा। CST एक्ट में पूरी बीमारी उतरी थी, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय वापस लेना पड़ा। गुरु रैदास दर वाले मामले में बीमारी उतरी थी, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय वापस लेना पड़ा। जब जब बीमारी उतरेगी, यहाँ के चाहे कितना बड़ा कोई दिग्गज हो, अगर गलत निर्णय हमारे खिलाफ होंगे तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय वापस लेने करेंगे, सरकार को भी बैठक को जाना। इस काम को आप चाहिए लोगों तक समझाइए, हमने ये किया, हमारा काम ये है, ये हमारी भूखों की फौज है, बेरोजगारों की फौज है, हमारा काम ये है। सबको समझाइए, ओके? जब आप समझा देंगे तो आपका मन बन जाएगा, आप करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि धन के आधार पर वोटों को खरीद लेंगे और सत्ता में जाएंगे, वो अगर धन के आधार पर वोटों को खरीदेंगे तो लट के आधार पर उस धन वाले को। अब जो है पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है पहली पीढ़ी आंदोलन करके मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आंदोलन करके हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जेल भी गए, हम भी जेल गए। हो सकता है हम राज ना कर पाए, लेकिन प्रयास पूरा करेंगे, इस देश पर राज करने का प्रयास पूरा करेंगे कि यही पीढ़ी जो चल रही है इस देश की सत्ता को अपने हाथ में मिले और इस देश आप इस बीच मेरे मुंह से गलत निकला हो, लाइन में जो बैठों की बात जा रहा है तो माफी चाहूंगा, चल रहे हैं साथियों को फकीरी मिला करते हैं अपने ठोकों में कर रहे हैं, साथियों को फकीरी मिला करते हैं
अपने ठोकरों में ताज रखते हैं, ये बीमार निकेतन की परवाह नहीं करते दोस्तों। बीमार निकेतन को अपनी मुट्ठी में रखते हैं।